So, good morning, dear students. This is the second lecture of this subject, and under second days, we are going to be discuss about the Hooke's law and stress strain curve. And in the last class, we have know about the load, type of load, stress, strain, and its type. So we all discuss about the basic things of the load and their effects in terms of stress and strain. And today we are discussing on that these important terms, Hooke's law and stress and strain curve. So few important things we need to be discussed under which that is called the elasticity. What is the elasticity and elastic limit? And this is important terminology in fact when we are going to be discuss about stress and strain curve. जब हमको stress and strain curve की जरूरत हम डिस्कशन करेंगे उस रेस्पेक्ट में ये दो टर्मिनोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है और नॉट ओनली उस कर्व में ये टर्म पूरे थ्रू आउट द सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस, वी आर गोइंग टू बी यूज टाइम टू टाइम. ठीक है, सो चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द इलास्टिसिटी. Elasticity, the property of a body by virtue of which it undergoes deformation when subjected to external force and regain its original configuration in terms of size and shape upon the removal of the deforming external force is called the elasticity. चलो अब इसको let's simplify it. कोई भी ऐसा मटेरियल जैसे इलास्टिक आप इलास्टिक होती है आप घर में यूज करते हो, ठीक है, पैजामे वगैरह में लोग डालते हैं या बच्चों के या अपने लोअर्स में आते हैं, आप देख जो पहनते हो, पुलोवर में भी आता है. तो वो इलास्टिक आप अगर हाथ में लो, उसमें लोड लगाओ, आप खींचो, फिर छोड़ दो, तो फिर वो अपने शेप स्ट्रक्चर को गेन कर लेता है. तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, ये सारी प्रॉपर्टी हर मटेरियल एग्जिबिट करता है थोड़ा अप टू द सर्टेन लिमिट. ठीक है, सो किसी में ज्यादा होगी इलास्टिक प्रॉपर्टी, किसी में कम होगी इलास्टिक प्रॉपर्टी, पर होती जरूर है. और जो इलास्टिक हम अपने घर में यूज करते हैं उसमें वो पूरा उसका नाम ही इलास्टिक है, तो काफी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है. आप उसको खींचिए तो वो अपना एक ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है. लेकिन उसी के अगेंस्ट में अगर आप बात करें, कुछ समय के लिए खींच के रखोगे तो क्या होगा, वो फिर नहीं गेन करता. तो इस तरह से जो वो फिर प्लास्टिक जोन में चला जाता है. तो इलास्टिक प्रॉपर्टी वो कहलाती, माय डियर स्टूडेंट, व्हेन यू अप्लाई द लोड ऑन एनी मटेरियल एंड दैट मटेरियल regain its original shape after removal of the external force. ठीक है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी. The stress corresponding to the elastic so limiting value of external force up to which the deformation disappear completely upon the removal of external force is called the elastic limit. चलिए इसको अभी मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा, आगे ग्राफ आएगा वहां करूंगा एक डायग्राम में. ठीक है, अभी समझ में थोड़ा कम आएगा. देन मटेरियल इज सेड टू बी इलास्टिक इफ इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल unloaded dimension when load is removable. I already explained you that if the external force is large, then the stress exceeds the elastic limit and material loses to some extent its property of elasticity. And if now the force is removable, the material will not return to its original shape and size. There will be residual deformation in the material. अच्छा, चलो इसका मतलब ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप एक लॉन्ग टाइम के लिए एक किसी मटेरियल पे लोड अप्लाई करके रखते हो, तो वो अपने फिर ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाता, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले कि इलास्टिक ही है जो घर में अगर उसको थोड़ी देर तक खींच के आप रखो तो वो अपने ओरिजिनल पूर्ण शेप में नहीं जा पाती. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ स्ट्रेस इंट्रैप्ट हो जाता है. बिकॉज ऑफ दैट वो अपने ओरिजिनल शेप को नहीं गेन करती है. ठीक है, सो हुक्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और आपने शायद 11th में इसको पढ़ा भी होगा. देन अब आपको फिर रिकॉल करवा देता हूँ. हुक्स लॉ स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट, द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन डेवलप, or within the elastic limit the ratio of stress applied to the strain developed is a constant. ठीक है, सो इस ये मैं इसको समझाता हूँ.
ये क्या बोलता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट्स योर स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा बोलते हैं वो इट प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन जिसको हम अभी एप्सिलॉन से डिफाइन कर रहे हैं। तो विद इन इलास्टिक लिमिट ये इक्वल होगा और रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विल बी अ कांस्टेंट और ये कांस्टेंट कहलाता है यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो यही सिंपल हुक्स लॉ है विद इन द इलास्टिक लिमिट क्या होगा, the stress is proportional to the strain, and when you remove this limit of this proportionality sign, so you need to be defined by a constant, and that constant is modulus of elasticity or यंग मॉडुलस। इसके दो नाम है, दोनों नाम आप याद करके रखिए। चलिए अगर इस फॉर्मूले में जाते हैं, ये देखो यहाँ ई सिग्मा अपान एप्सिलॉन या ई दोनों एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी उसको स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करता है और कोई भी इसको ई से डिनोट करता है, उसको हटाओगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल ई, दैट इज द यंग मॉडुलस। चलो यहाँ ये क्या करने वाला हूँ मैं, सिग्मा, सिग्मा जो होता है स्ट्रेस, कल ही पढ़ा था हमने, क्या होता है दैट इंटरनल रेजिस्टेंस पी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दैट स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है बेटा चेंज इन लेंथ, मतलब चेंज का सिंबल डेल्टा से डिनोट करते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दिस इज द चेंज डिफाइन करता है, दिस इज द ओरिजिनल। और सो ई विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ से ई आप निकाल सकते हो, ई रिलेशन बिन बी हो जाएगा पी एल अपॉन ए डेल एल। सो डायरेक्ट आप ई निकाल सकते हो यहाँ से, अगर आपके पास अप्लाइड लोड है, लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, चेंज इन लेंथ आप पता है तो यू कैन कैलकुलेट द ई। और इसका वाइस एंड वर्सा, अगर आपको यंग मॉडुलस पता है और ये पूछ लिया कि व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, सो यू कैन आल्सो कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। होप यू हैव गॉट द पॉइंट। गुड मॉर्निंग सर। सर हेलो सर। हाँ सर ये ए सेक्शन वालों की क्लास है, ये रोल नंबर 86 तक। बेटा 89 तक है, और प्लीज क्लास चलते में मत किया करो, मैं आज फिर लिख के डाल दूंगा। ये क्लास है 87 तक रोल नंबर, 89 से दूसरी क्लास हो जाती है बी सेक्शन, ठीक है? ओके सर, ठीक है, अब होप यू गॉट माय पॉइंट। सो प्लीज डिस्टर्ब मत किया करो बीच में, और जो बच्चे से समझ रहे हैं उनको दिक्कत होती है, चलिए कोई बात नहीं है, वी हैव लिमिटेड टाइम आल्सो। सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ आप अपन देखते हैं the young modulus is generally assumed to be the same in the tension or compression, ठीक है? Tension or compression, most of the engineering application has high numerical value। तो यंग मॉडुलस जो है ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो सेम होता है किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। फॉर द स्टील आप याद रख लीजिए 210 गीगा पास्कल। अगर कभी क्वेश्चन में, जनरली ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है कि सब दे दिया और यंग मॉडुलस नहीं दिया, तो आप उसको अज्यूम कर सकते हैं 210 गीगा पास्कल फॉर स्टील, ठीक है? 210 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल का मतलब ये देखो यहाँ लिखा है गीगा, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, और पास्कल की यूनिट होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पास्कल? इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट इज गीगा, ये साथ में लिखते जाओ जिसको नहीं पता पहले से। गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, ठीक है? द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है टाउ अपॉन फाई। ये कहाँ से मिलता है? शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन से, ठीक है? ये सब हम पढ़ने वाले हैं, अभी आप जस्ट सुन लो इसको। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहाँ से मिलेगा? शेयर स्ट्रेस का और शेयर स्ट्रेन के रेशियो से जो कांस्टेंट मिलेगा दैट विल बी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका मेन यूटिलाइजेशन यू आर गोइंग स्टडी इन द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड मटेरियल मशीन डिजाइन। लेकिन अभी आप आप देख लो इसको
कि इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन परमिसिबल स्ट्रेस का जो रेशियो होता है दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। टाइम जहाँ जरूरत होगी हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेस कर्व और टेंसाइल टेस्ट। कल किस एक बी सेक्शन की लैब थी, उनको एक एक्सपेरिमेंट हमने दिखाया था, तो उनको थोड़ा ज्यादा समझ में आ सकता है। पर तुम लोग घबराओ नहीं, जब भी तुम्हारा लैब होगा तो हम वहाँ डिस्कस फिर से करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। आज हम तुम्हारा बेसिक जरूर क्लियर कर देंगे इसमें। तो चलिए, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस डायग्राम, इसके लिए मटेरियल कितने टाइप के हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है फेरस मटेरियल, एक होता है नॉन फेरस मटेरियल, और एक होता है ब्रिटल मटेरियल। ये तीन कैटेगरी में हम मटेरियल को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। फेरस मटेरियल वो जिसमें आयरन कंटेंट होगा, नॉन फेरस मटेरियल वो होगा जिसमें आयरन नहीं होगा, और वो मटेरियल क्या हो सकता है, कॉपर हो सकता है, वो मटेरियल एल्यूमिनियम हो सकता है जिसमें आयरन नहीं है। जितनी भी स्टील वाला चीज है, ठीक है, स्टील, वो सब उसमें आयरन होता है, तो जिसमें आयरन है वो फेरस है। तो ये फेरस फैमिली जो है एक अलग तरह का बिहेव करती है। नॉन फेरस, जो आपका नॉन फेरस फैमिली है वो उसका एक अलग बिहेवियर होता है, और ब्रिटल मटेरियल का स्टेशन स्ट्रेन कर्व अलग होता है। ठीक है, तो ये चीज आप तीन चीज हमको तीन तरह के पढ़ने हैं आने वाले कमिंग स्लाइड में। तो स्टैंडर्ड टेंसाइल टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट का आपका मतलब, टेंसाइल का मतलब आपको फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि आप पकड़ के उसको क्या करने वाले हो, मतलब वो पुल करने वाले हो, खींचने वाले हो। द स्टैंडर्ड टेंसाइल टेस्ट involve subjecting a circular bar of uniform cross section to a gradually increased tensile load until the failure occur। ठीक है, अभी हम आप ये कहाँ परफॉर्म होता है, यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में। ठीक है, सो क्या करते हैं, ये वाला स्पेसिमेन इधर देखो, मैंने अपने ये जो जहाँ मेरा माउस का कर्सर दिख रहा है, तो ये स्पेसिमेन था, इसको ऊपर की तरफ खींचा, इसको नीचे की तरफ खींचा, मतलब इसमें पुल लगाया, तो ये मटेरियल ऐसे ब्रेक हो गया। ठीक है, सो ये फेल्यूर करना है तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे कितने लोड पे ये वाला मटेरियल ब्रेक होगा। once we know that how much load it can bear, so हम डिजाइन अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डू दैट। ठीक है, टेंसाइल टेस्ट इज कैरिड आउट to compare the strength of various materials। okay, the change in length of the selected gauge length bar is recorded by the extensometer and a graph is plotted with the load and extension or station strain। इस डायग्राम को डियर स्टूडेंट लोड एंड डिफ्लेक्शन डायग्राम भी बोलते हैं, वो मैं बताता हूँ क्यों बोलते हैं। और इसके बाद इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व, अगर आपके उसमें एग्जामिनेशन में आया ड्रॉ दी लोड एंड डिफ्लेक्शन डायग्राम फॉर दी फेरस मटेरियल, तो भी आपको वही डायग्राम ड्रॉ करना है जो मैं आगे आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ। दैट वुड बी दिस। ये है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व जो मिलता है। चलिए लेट्स सी, ये वाला, ये देखो, ये एक स्पेसिमेन है, स्पेसिमेन को एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है बनाने की, और वो प्रोसीजर हम वो फॉलो करके लेथ मशीन के थ्रू ये स्पेसिमेन बनाते हैं। ये डॉगबोन शेप का होता है, देख लो, चाहे डॉगबोन शेप होते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ देख लीजिए कि इसमें ये वाला एरिया का डायमीटर कम है, ये होल्डिंग साइड है, इस स्पेसिमेन को मशीन में होल्ड करते हैं। आई यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये डायमीटर कितना होगा, ये और इसमें गेज लेंथ, एक टर्म है गेज लेंथ। तो गेज लेंथ कल ही हमने बात करी थी 5.65 इंटू क्या, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अंडर रूट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया से ये गेज लेंथ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कल हमने इसको देखा था लैब वाले क्लास में कैसे निकालते हैं ये वाला गेज लेंथ। ये देखो, ये गेज लेंथ कैसे मेजर करते हैं, एक एम्पिरिकल रिलेशन है 5.65 ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला, इसका क्रॉस सेक्शन ये जो दिख रहा है, इसको कैलकुलेट कर दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट द गेज लेंथ। चलिए लैब वाले उसमें और डिस्कशन करेंगे। चलिए गेज लेंथ मिली आपको,
अब इसमें लोड लगाया दोनों साइड, देखो पीपी से, तो लोड लगाएगा तो ये खींचेगा। तो इनिशियली डियर स्टूडेंट आप देख सकते हो एट अप टू द पॉइंट ए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए एट पॉइंट ए, ये वाला, ये कहलाता है इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक मटेरियल हुक्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है। ये पॉइंट्स जो है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये इलास्टिक लिमिट, और बी पॉइंट है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। आप चाहे तो लिखते जाओ, मैं स्लाइड में तो लिखा है तो आपको मिल जाएगा, बट अभी लिख लोगे तो ये रिवाइज अच्छे से होता रहेगा। तो ए इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है, लिमिट ऑफ लिमिट, इलास्टिक लिमिट, और बी इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सी इज कॉल्ड द अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, अपर वाई आई ई एल, अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। डी इज कॉल्ड द लोअर यील्ड पॉइंट, डी क्या कहलाता है, लोअर। पहला वाला क्या है, अपर, दूसरा क्या है, लोअर। लिख नहीं सकता, माउस से लिखना बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो दिस इज कॉल्ड द, डी इज कॉल्ड द लोअर यील्ड पॉइंट। और ई वाला जो पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट, ई, दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट पॉइंट, ultimate point, और F is called the breaking point or fracture point. F is called the breaking point or fracture point. तो ये सारे पॉइंट्स के बारे में आपको नॉलेज हो गया। तो रिपीट करो मेरे साथ, that A is the elastic, A is the, what is the elastic limit, B is the limit of proportionality. Are you getting my point? Elastic limit and limit of proportionality. C पॉइंट है अपर यील्ड, लोअर यील्ड, अल्टीमेट पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। सो ये पॉइंट्स हमको याद रखने हैं इंडिविजुअली। आप लिखते जाइए, नेक्स्ट स्लाइड में सब लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन वहाँ से समझ सकते हो, और मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, ठीक है, कल वाली में, कल साइड भेज दूंगा। चलो ठीक है, दोनों भेज दूंगा। तो यू कैन, सर आपकी आवाज सर वीक हो रही है। ब्रेक हो रही है? नहीं सर, अब आ रही है सर। हाँ यार, यस सर। ठीक है, अब नेटवर्क इशू थोड़ा सा चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कोशिश करता हूँ आज। नहीं सर, आपकी आवाज बोल्ड नहीं आती है सर। हाँ यार, वो थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ, थोड़ा सा दिक्कत है, मैं उसको सॉर्ट आउट करता हूँ 1-2 दिन में। अभी आ रही है क्या अच्छे से? ये सर अभी आ रही है। यस सर। चलो 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 चलो, वो क्या होता है सर ये डी पॉइंट क्या था? डी पॉइंट था बेटा लोअर यील्ड पॉइंट। यील्ड की स्पेलिंग लिखा है बाय IELD, लोअर की आपको बनती होगी, पॉइंट तो आप लिख ही दोगे। तो सर इसका मतलब? मैं उसका मतलब बता रहा हूँ, आ रहा हूँ उसमें। अभी तो मैं सिर्फ पॉइंट के बारे में बताया, उसका मतलब आप समझते हैं। जब आपने इसमें ग्रेजुअली लोड लगाते हो, धीरे धीरे धीरे, इधर और इधर दोनों साइड, देख रहे हो, तो इनिशियली ये कर्व यहाँ से यहाँ क्या बोला था, इलास्टिक लिमिट। तो क्या इलास्टिक, अप टू द इलास्टिक लिमिट मटेरियल लोड, ये जो लोड और स्ट्रेस लिखा है ये प्रोपोर्शनल, इससे एक्सटेंशन और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। ये वाला रिलेशन थोड़ी देर पहले आपने देखा था, स्ट्रेस इज स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो जितना तुमने यहाँ लोड बढ़ाया उतना प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, ठीक है, ये हो गया प्रोपोर्शनल। इस तरह से तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो बी पॉइंट है इलास्टिक, ठीक है। तो अब ए पॉइंट तक जो मटेरियल है, यहाँ तक अगर अब आप लोड लगाए और उसको छोड़ दो तो फिर यहीं तक आ जाएगा, वो इलास्टिक लिमिट में है, तो मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इट्स रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो इसका मतलब हो गया लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है कि सीधे सीधे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ तक ये हुक लॉ को क्लियर एकदम 100% फॉलो करेगा। ये तक पकड़ के उसको खींचो तो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और मटेरियल को उसको छोड़ दो, फिर लोड अनलोड कर दो, तो मटेरियल रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, वो अपने ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। बी पॉइंट जो है वो कहलाता है
इलास्टिक लिमिट पॉइंट। इलास्टिक लिमिट पॉइंट बी में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर भी मटेरियल इलास्टिक रहेगा, आप छोड़ दोगे तो इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रेस, बस वहां पर एक वो हो जाएगी कि उसमें थोड़ा सा रेसिडुअल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो अब जब दोबारा सेव तो वो गेन कर लेगा 100%, लेकिन क्या होने वाला है, अगर बी तक गया तो अब जब तुम उसको लोड लगाओगे, फिर से उसमें लोडिंग करोगे, तो अब आपका जो ए पॉइंट है थोड़ा ऊपर मिलेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें रेसिडुअल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी, लेकिन मटेरियल स्टिल इलास्टिक रहेगा अप टू द बी पॉइंट। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये चीज समझो। फिर पॉइंट सी इज कॉल्ड द अपर एंड पॉइंट। अपर एंड पॉइंट, एंड का मतलब होता है उसमें चेंजेस हो गया, तो अपर एंड पॉइंट जब पहुंचेगा मटेरियल, तो वहां पर उसमें क्या बोलते हैं, उसमें मेटालिक बॉन्ड ब्रेकिंग जस्ट स्टार्ट होती है। मेटल को खींच रहे हो, लोड लगा रहे हो, तो जस्ट मटेरियल मेटालिक बॉन्ड स्टार्ट ब्रेकिंग, वहां से मटेरियल उसका क्या बोलते हैं, फर्स्ट मेटालिक बॉन्ड ब्रेक होता है। फिर लोअर एंड पॉइंट जो है, तो फर्दर ब्रेकिंग ऑफ द मेटालिक बॉन्ड, फर्दर ब्रेकिंग ऑफ मेटालिक बॉन्ड से क्या आपका तात्पर्य है कि जब और लोड लगाओगे तो मटेरियल कमजोर होगा, कमजोर होगा तो वो पहुंच जाएगा डी पे। तो पहले एक बॉन्ड सी पे टूटा और डी पे आते आते उसके और बहुत सारे बॉन्ड टूट गए, क्योंकि कोई भी मेटल होता है उसमें मेटालिक बॉन्ड होता है, इतना तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो। तो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो फर्दर ब्रेकिंग Yes, sir. ब्रेकिंग ऑफ द मेटालिक बॉन्ड। अब सी से डी, जब डी से सी ई की तरफ मूव कर रहे हो तो देखो फिर लोड बढ़ रहा है। आप देखो ना, यहाँ पर इस लोड और स्ट्रेस दोनों एक ही चीज है अभी इस कर्व के लिए, क्योंकि लोड से ही स्ट्रेस डेवलप होता है। तो यहाँ तक इतना लोड लगाना पड़ा है यहाँ पर। अब क्या देखो, लोड की अमाउंट बढ़ा, ये देखो इतना लोड लगाना पड़ा, तब आप ई में पहुंचे, और इतना लोड लगाते लेकिन डिफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा मिल गया, इतना सारा डिफॉर्मेशन, ये तो लेंथ बढ़ गई उसकी। तो अब देखो ई पॉइंट से जब डी से ई की तरफ आप मूव कर रहे हो डियर, सो क्या हो रहा है इसमें, यू हैव टू बी अप्लाई मोर लोड ड्यू टू द स्ट्रेन हार्डनिंग। अब स्ट्रेन हार्डनिंग यह एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है कि आप मटेरियल पे अगर ये बोलते हैं ना कि आप यहाँ पर आए या लोड ये कमजोर हुआ, लेकिन अब इसको ये प्रिपेयर नहीं था मटेरियल, फर्दर मेटालिक बॉन्ड ब्रेक तो हो रहे थे, लेकिन अब मटेरियल को फील हुआ कि नहीं अब हमको ब्रेक होने से पहले और बचाना चाहिए, यू नो। तो इंटरनल मेटालिक बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है, वो आपस में और खींचते हैं। आप देखो, आप सिंपल सी बात करो कि अगर आपको भी मैं कोई खींचना स्टार्ट करे और आप नहीं जाना चाहते हो, तो वो अगर वो ज्यादा ताकतवर है तो आप एक बार कोशिश करोगे कि मैं अपनी मैक्सिमम ताकत लगा दूं, उसकी तरफ मूव ना हूं। दैट इज सेम काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग विद द मटेरियल। मटेरियल यहाँ तो वीक हुआ, डी पॉइंट सी से डी में वीक हुआ, लेकिन अब उसको समझ में आएगा कि दे आर अप्लाइंग मोर एंड मोर लोड, तो मटेरियल स्टार्ट रजिस्टिंग, वो और रजिस्टेंट डेवलप करता है। तो क्रिस्टल लैटिस जो होता है स्ट्रक्चर, वो अपने आप को रीस्ट्रक्चर करके वो उसको मेटालिक बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करता है और उसको रोकता है। लेकिन आप लोड तो कंटिन्यू लगा रहे हो, तो मटेरियल यहाँ रेजिस्टेंस डेवलप करता गया। जब ये मैक्सिमम लोड पॉइंट यहाँ पर आया तो वो बता थक गया। अब बोला नहीं, ऐसे जैसे तुम फील करो, तुमको मैं एक कोई आदमी खींच रहा है, तुमने नहीं जाना है, तुमको खींच रहे हो, तुम अपनी ताकत लगा के पहले रोके रहोगे, लेकिन वो लोड लगाता रहेगा, आप नहीं हिलोगे, लेकिन एक समय पर आके आप थक जाओगे। यहाँ आप थक गए, अब मटेरियल यहाँ पर ठंडा पड़ गया, आप बोला नहीं भैया अब तो इसकी ताकत ये तो नहीं। तो अब क्या हो गया कि आप अपने आप को जैसे ढीला करें, तो अब उस सामने वाले को ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो उसी ताकत में तुमको खींच लेगा, उससे कम ही लगाना पड़ा। तो अब यहाँ से वो उसकी तरफ खींचता चला गया, इसका मतलब ये इसका लेंथ बढ़ता चला गया और एफ पॉइंट में आके वो टूट गया। आर यू गेटिंग होल पिक्चर? समझ में आ रहा है? यहाँ आके मटेरियल Yes, sir. ब्रेक हो गया। तो ये अल्टीमेट इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ पर आपको इस मटेरियल को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा लोड लगाना पड़ा। देखो सबसे ज्यादा लोड यहाँ, इसलिए ये कहलाता है अल्टीमेट पॉइंट।
और स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द अल्टीमेट पॉइंट इज कॉल्ड द अल्टीमेट स्ट्रेस डेवलप्ड इन द मटेरियल, और ये स्ट्रेस उस मटेरियल के अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बराबर है। ये चीज अब चलिए यहाँ तक आया, मटेरियल को आपने ब्रेक कर दिया, मटेरियल दो पार्ट में हो गया, ये टूट गया, अब लोड लगाना ही नहीं है, यहाँ खत्म हो गया। अब चलो ये जो ग्राफ है बहुत सारी आपकी क्या बोलते हैं कहानी को एक्सप्लेन करेगा, चलो इसको जल्दी जल्दी समझते हैं अभी रनिंग टाइम। चलिए अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हम बिल्कुल यहीं पर क्लियर कर लेंगे आगे बढ़ने से पहले। ये देखिए यहाँ पर ये यील्ड पॉइंट स्टार्ट है, देखो यहाँ पर यील्ड पॉइंट, ये सब बहुत पास पॉइंट है, इतनी दूर नहीं है, ये तो मैग्नीफाइड करके दिखाया गया है, बहुत पास पॉइंट होते हैं। तो इस पॉइंट पे देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो स्पेस यहाँ पर जो होगी, we have 10 मिनट। सी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो स्ट्रेस मिलेगी, यहाँ पर जो स्ट्रेस होगी वो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल के बराबर होगी। यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप है मटेरियल पे वो मटेरियल के अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बराबर है, अल्टीमेट, और ये कहलाएगी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। क्या कहलाएगा? सिग्मा बी, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर स्ट्रेंथ। तो आपको कौन कौन सा स्ट्रेंथ मिल गया? अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिल गया, यील्ड स्ट्रेंथ मिल गया, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, तीन तो बेसिक चीज मिल गई आपको। दूसरा क्या आपको मिल गया? यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर जितनी एनर्जी आपको लगानी पड़ी मटेरियल पर यहाँ तक पहुँचने के लिए वो उसके फ्रैक्चर स्ट्रेंथ के बराबर हो जाएगा। फ्रैक्चर की डिफिनीशन हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल बिफोर फाइनल फ्रैक्चर, वो कहलाएगी फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, आपको आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कहलाएगा। हाँ ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से देखो बेटा, ये पूरा इलोंगेशन है, ये देखो इलोंगेशन, तो आपको टोटल लेंथ मिल गई यहाँ से। ये देखो मटेरियल का टोटल इलोंगेशन, चेंज इन लेंथ निकाल के आप यहाँ से इलोंगेशन परसेंट ऑफ चेंज इन लेंथ भी निकाल सकते हो, परसेंट ऑफ चेंज इन डायमीटर भी निकाल सकते हो, और आप यहाँ से यील्ड पॉइंट मिल जाएगा, अल्टीमेट पॉइंट मिल जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट मिल जाएगा, फ्रैक्चर निकाल सकते हो, इलास्टिक एनर्जी निकाल सकते हो। इलास्टिक एनर्जी यहाँ इलास्टिक पॉइंट तक की जो एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल, इस ट्राइंगल की एरिया देखो, इलास्टिक एनर्जी को बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो 1/2 दिस अपॉन दिस। चलो ये सब अभी आपको और डिटेल में पढ़ना है, अभी आप थोड़ा सा बेसिक समझ लो तो बहुत अच्छा है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं, आगे बहुत सारी चीजें हैं। होप यू हैव रिस्पॉन्ड। देखो जो चीज मैंने बताया वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी है। ई क्या है? इलास्टिक लिमिट है, ठीक है, अपर एंड पॉइंट सी है, ई द अल्टीमेट पॉइंट है, और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस वेयर द नेकिंग स्टार्ट। ठीक है, सो यहाँ पर नेकिंग यहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, यहाँ से। नेकिंग का मतलब पतला होना चालू हो जाता है मटेरियल, दिखना लगता है, जैसे गला आपका पतला होता है फिर सड़ बड़ा होता है, नीचे धड़ होता है, तो वैसे इस पॉइंट ई से नेक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और मटेरियल यहाँ पीक हो जाता है। मैं एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, ये सारा चीज मैं बता चुका हूँ। अब समझो कि इस ग्राफ में और अच्छे से अल्टीमेट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो इनिशियली ये था गेज लेंथ, ये स्पेस यहाँ पर नोच है, फिर आप यहाँ पहुंचे, थोड़ी सी लेंथ इसकी मतलब थोड़ी सी ये लेंथ बढ़ी यहाँ पर यील्ड स्ट्रेंथ तक, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट कहाँ गया? नेकिंग। नेकिंग में ये देखो पतला होना चालू हो गया, ये देखो पतला हो गया, तो नेक फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? अल्टीमेट स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग। और फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर पॉइंट और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहलाता है वो, और वहां पर ये दो पार्ट में हो जाएगा। तो ये डायग्राम आपको क्लियर, आपको ये चारों इंसिडेंट को डिपिक्ट करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चालू हो जाता है, जो यूनिफॉर्म चलता है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी इस ग्राफ से। ठीक है, सो अब जो नॉन फेरस मटेरियल है, नॉन फेरस मटेरियल इस टाइप के ग्राफ नहीं मिलता, मतलब नॉन फेरस में आपको इस टाइप का ग्राफ नहीं मिलेगा, ये वाला ऐसा टाइप। ठीक है, वहां पर आपको
इस तरह से मिलेगा, एकदम कंटिन्यूअस इस तरह से। तो अब क्या करोगे, अब हमको यील्ड पॉइंट जो निकालना है, यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से मटेरियल की मेटालिक बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो निकालना तो जरूरी है, क्योंकि वहां से मटेरियल कमजोर होना स्टार्ट हुआ। जब कमजोर होगा ना, कमजोर मटेरियल को अगर आप किसी इंजन में लगा दो और टूट जाए तो नुकसान हो जाएगा, तो हमको वो पॉइंट तो चाहिए। तो नॉन फेरस जो मटेरियल है उसका यील्ड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड होती है, दैट इज कॉल्ड 2% ऑफसेट मेथड। 2% ऑफसेट मेथड, ये याद रखिए, दैट इज कॉल्ड द 2% ऑफसेट मेथड। 2% ऑफसेट मेथड का मतलब ये है कि हमने यूटीएम में लगाया, हमको ये कर मिल गया। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जितने जहां पर ये एकदम टूटा, ये वाला हम इसको मेजर कर लेंगे कितना है, उसको 0.2%, परसेंट का मतलब हो जाएगा कि इसको आप लिख सकते हो 0.0002, इसको इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ये जितना भी आया, और ये ज्यादा नहीं होता है, मुश्किल से आपका 5 mm 6 mm ऐसा आता है। तो 5-6 mm जो भी आया उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जो वैल्यू आई वो यहाँ से मेजर करो, देखो ओ से, ये वाला, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पहले 0.002 से टोटल लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए जहां पर मटेरियल ब्रेक हुआ है यहाँ से, उसमें तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी। ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट से इसके पैरेलल, उस कर्व के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए, जहां पर वो कर्व को इंटरसेक्ट करेगी वो कहलाएगा यील्ड पॉइंट। ठीक है, ये कहलाया आपका यील्ड पॉइंट फॉर द नॉन फेरस मटेरियल। वाइवा में या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि नॉन फेरस मटेरियल का यील्ड पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो आपको आंसर करना है बाय यूजिंग 0.2% ऑफसेट मेथड। ठीक है, तो ये हो गया नॉन फेरस मटेरियल का ब्रेकिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए। कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते हैं उसका, ठीक है। चलिए अब आपको उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा ब्रेक। एक होता है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल बहुत छोटा है, बहुत आसान है। ब्रिटल मटेरियल जैसे ग्लास हो गया, जो कांच के गिलास होती है या कांच जो होता है वो एक ब्रिटल मटेरियल होता है। कास्ट आयरन भी एक ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, आप घर में जो बिस्किट खाते हो ना उसको भी उसी कैटेगरी में रख सकते हो। बिस्किट खिंचता नहीं है, हाँ अगर वो क्या बोलते हैं उसमें ये पानी लग जाए तो जरूर हो जाएगा, वो थोड़ा सा इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करने लगता है, पर जब सूखा रहता है तो वो टूटता है। तो ये देखिए ब्रिटल मटेरियल की बड़ा अच्छी चीज क्या होती है, वो क्या करता है, आप लोड लगाते जाओ, लोड लगाते जाओ, लोड लगाते जाओ, वो खींचेगा नहीं, उसमें नेकिंग नहीं होगी, उसमें कुछ नहीं होने वाला, वो जाके एकदम बढ़ता 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 फटाक से टूट जाएगा, वो बिल्कुल डाउन नहीं हो रहा है। तो यही पॉइंट इसका अल्टीमेट पॉइंट है, यही इसका एंड पॉइंट है, यही इसका फ्रैक्चर पॉइंट है। बहुत अच्छा है ब्रिटल मटेरियल, ज्यादा तामझाम आपको करना ही है। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल सब कुछ यही है। अरे ठीक है, देखो इसमें लिखा है इन ब्रिटल मटेरियल रप्चर अगर विदाउट एनी नोटिसेबल प्रेयर चेंज इन द रेट ऑफ इलांगेशन। Thus, for the brittle material, there is no difference between the ultimate strength and the breaking strength. Also, strength at the same time of rupture is much smaller for the brittle than the ductile material. ठीक है, तो ये बहुत जल्दी ऐसे लोड लगाया और टूट गया। तो this type of the curve you will get in case of brittle material. ठीक है, so थैंक यू सो मच क्लास के लिए। तो मैं आपको ये सारी चीजें हम और डिटेल में लैब में भी पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें, और हम यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, तो साथ साथ चलता